जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग जो है ना वो आज केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हमने रिएक्शंस ऑफ अल्केन कंप्लीट किए थे। आज हमने जो पढ़ना है वो पहले केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स पढ़ेंगे, ठीक है। अल्केन्स में कैसे वो रिएक्टिव होते हैं, क्या रिएक्टिविटी होती है, वो जरा सुने। हम कहते हैं अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स due to least reactive nature। आपको पता है ग्रीक वर्ड है पैरामिन, लीस्ट, और अफिन मीन एबिलिटी या अफिनिटी। यानी कि यहां से पता चल जाता है लेस एबिलिटी या अफिनिटी टू रिएक्ट। इसका मतलब क्या पता चला, लेस एबिलिटी टू रिएक्ट। रिएक्ट करने की इसकी सलाहियत क्या होती है, बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? पहली रीजन नंबर 1 हमें क्या बताएगी, वो है कि inertness of सिग्मा बॉन्ड। कि इसमें जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो क्या होता है, इनर्ट। इनर्ट का मतलब है कि वो रिएक्ट नहीं करता। वो क्यों नहीं रिएक्ट करता, तो हमने इसका चक्कर आपको समझाना है। जरा देखिए, इन अल्केन्स there is single bond between two carbon atoms in which electrons are held strongly between two nuclei of carbon, so cannot be attacked by any of electrophile or can't attack as a nucleophile, hence inert towards all acidic, basic reagents।
ठीक है ना अल्कलाइन रिएजेंट इसके ऊपर अटैक करता है, ना बेसिक ना एसिडिक, तो इसलिए ये जरा बातें ध्यान में रखें। कौन सा बॉन्ड होता है जी? सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड के अंदर क्या होता है जरा देखें, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हेल्ड होते हैं कैसे, स्ट्रांगली या टाइटली। जब वो स्ट्रांगली हेल्ड है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है जिसके ऊपर चार्ज का हो पॉजिटिव, ना कोई पॉजिटिव इससे आके इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग कहते हैं इसके ऊपर चार्ज का होता है नेगेटिव, ना कोई इस अपना ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। मतलब देखें अटैक्ड बाय होगा तो इलेक्ट्रोफाइल, अटैक एज होगा तो न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि नेगेटिव हमेशा अटैक करते होते हैं, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव के तौर पे तो इसके ऊपर पॉजिटिव अटैक करना चाहिए, अगर ये पॉजिटिव के तौर पे तो इसके ऊपर नेगेटिव अटैक करना चाहिए। कहते हैं ना इसके ऊपर पॉजिटिव अटैक कर सकते हैं ना इसके ऊपर नेगेटिव अटैक कर सकता है। उसकी वजह मैंने बता दी, इसका बॉन्ड क्या होता है, इनर्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्टेबल बॉन्ड है, ना जल्दी टूटता है ना जल्दी रिएक्ट करता है। रीजन नंबर 2, नॉन पोलर नेचर। नॉन पोलर नेचर हम कहते हैं कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम having electronegativity 2.5 and hydrogen have electronegativity 2.1, so their difference in electronegativity is 0.4, which is very small, which make bond कौन सा CH नॉन पोलर। सो no any polar or ionic compound can attack on it। इस वजह से देखो ना बात जरा समझने वाली है। क्या समझने वाली है? देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन कितनी है 2.5, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन कितनी है 2.1, इसका डिफरेंस कितने का आ जाएगा 0.4 का। और हमने आपको एक बात बताई हुई है, क्या हमने आपको बात बताई हुई है कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.0 से 0.4 तक हो वो क्या होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और नॉन पोलर का मतलब है वो किसी के नेगेटिव के साथ भी नहीं अटैच होगा, पॉजिटिव के साथ भी नहीं अटैच होगा। तो यहां पे देखो ये जो C है ये H है, ये 2.1 है, ये 2.5 है, सही है। तो इसलिए इसमें कोई पोलैरिटी का चक्कर नहीं होता। अगर हो तो इतना वीक पोलर है कैन बी निग्लेक्टेड इजीली, सही है। अच्छा जी, ये तो था इसका नॉन रिएक्टिव होना। अब सुने काइंड्स ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। फिर बताओ अल्केन किस किस्म का रिएक्शन देगा? अगर ये नहीं देना तो फिर किस किस्म का रिएक्शन देगा? तो उसकी एक साम सुने। दो किस्में, नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, और नंबर 2 कैटालिटिक या फिर
जिसे कहते हैं कंबस्शन रिएक्शन देगा। ठीक है, कैटालिटिक या कंबस्शन रिएक्शन देगा। तो सब्स्टिट्यूशन में जाहिर बात है किस वजह से देता है ये, अनसैचुरेटेड जो है, सॉरी अनसैचुरेटेड नहीं, सैचुरेटेड जो है, जो सैचुरेटेड होता है इसका मतलब उसमें और कोई चीज ऐड होने की सलाहियत है नहीं है, सही हो गया। तो उसने अपनी कोई बॉन्ड उतार कर ही नया बॉन्ड लगाना है, वरना उसने ऐड नहीं होना, वरना उसने ऐड नहीं होना। क्लियर? तो यहां पे देखो कैटालिटिक या कंबस्शन, तो ये कैटालिटिक या कंबस्शन देते ही कौन है, जो लेस रिएक्टिव हो ना, जो लेस रिएक्टिव हो उनको रिएक्टिव बनाने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, कैटलिस्ट, वरना उसने रिएक्ट करना ही नहीं होता। सही है, तो इसलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। सबसे पहला रिएक्शन और बड़ा मजे का रिएक्शन है कंबस्शन। कंबस्शन देखें क्या इसमें हमें करना है, सुने। बर्निंग ऑफ alkanes in the presence of excess oxygen to form carbon dioxide, water and heat is called combustion। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंबस्टन। तो जो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में काम होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंबस्टन कहते हैं। तो इसकी हमने दो तीन किस्में पढ़नी है, जरा इसलिए मुतवज्जे रहिएगा। तो हमने यहां पे क्या कहा, तीन चीजें बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनेगा और साथ में क्या बनेगी, हीट बनेगी। ठीक है, अब ये जो हीट है इसे खुद ही स्पॉन्टेनियस बना देती है। सही है, ये आगे हम डिटेल पढ़ते हैं इसकी। अब यहां पे मैं एक डेफिनेशन लिखता हूं, पहले डेफिनेशन लिखने के बाद अगले काम करूंगा। सुने, मोलर हीट ऑफ कंबस्टन डेल्टा एच नॉट सी किसे कहते हैं, डेल्टा एच नॉट सी, ये भी इसका हिस्सा है। ठीक है, तो कंबस्टन पढ़ेंगे तभी जाके ये पता चलेगा। देखिए, अमाउंट ऑफ हीट evolved when 1 mole of alkane is burned in the presence of excess oxygen is called delta H naught V। फॉर एग्जाम्पल, अब 1 मोल के लिए, अब मैं जैसे कहता हूं 1 मोल CH4 है, 1 मोल CH4 है, ठीक है, मीथेन है, 1 मोल मीथेन है। तो जरा देखें इसकी क्या है, -891 किलो जॉल पर मोल, 891 किलो जॉल पर मोल। क्लियर? यहां पे नोट की फॉर्म में लिखूंगा ताकि आप हजरात को समझ आ सके क्या है वो, जरा देखें। इट इज
exothermic reaction. So heat evolved is used to make reaction spontaneous. ठीक है, because it require a spark to initiate. तो ये भी सवाल आ सकता है, फर्स्ट ईयर में तो था भी कि combustion of candle is a spontaneous process. Why? तो उसमें हम बताते होते थे कि इसकी बर्निंग जो है वो एक्सोथर्मिक है, जो हीट इससे निकलेगी वही हीट किसके लिए यूज कर देनी है हमने, फर्दर कंबस्शन के लिए. मसलन अब रिएक्शन देखो, CH4 plus oxygen gives you CO2 plus H2O. Enthalpy of combustion minus 891 kilojoule per mole. 891 kilojoule per mole. ठीक है, अगर प्रोडक्ट में लिखोगे तो यहाँ पे प्लस लिख दोगे, तो यहाँ पे रिलीज हो रही है तो हमने इसे अलग से लिख दिया ताकि आपको पता चल सके. लो अब यहाँ पे आप क्या लिखते होते हो, फ्लेम. फ्लेम का मतलब हल्का सा स्पार्क हमने देना ही देना है. सही है, स्पार्क नहीं देंगे तो बात नहीं बनेगी. तो ये गैस तो ये भी गैस बनाएगी और ये भी गैस बनाएगी. अब सुने, if compressed mixture of hydrocarbons यानी कि alkanes and oxygen is used in internal engines, then it gives very good efficiency. ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट दिखाता है. मतलब कि हम यूं कह दें कि जब हम इसे कंप्रेस कर देते, क्या कर देते, कंप्रेस कर देते, तो कंप्रेस्ड फॉर्म में इंटरनल कंबस्शन इंजन में चलता है ना. तो इंटरनल इंजन में जैसे आपका बाइक का इंजन है, ठीक है, जैसे सीएनजी यूज करते हो आप, ठीक है, तो वो जैसे मैंने लिखा ना अल्केन्स वगैरह, तो वो आप जैसे सीएनजी है, एलएनजी है, ईटीसी, ये सारे आप यूज करते हैं ना गाड़ी के अंदर, तो वो कैसा बड़ी अच्छी एफिशिएंसी देता है, बड़ी अच्छी रेशो देता है. ऐसे ही हम लोग सीएनजी पे गाड़ी चलाते हैं ना, तो कम फ्यूल की कंजम्पशन आती है और मतलब कि सस्ती पड़ती है, वैसे भी ये कॉस्टलेस है, थोड़ी सी कम है. फिर अगली बात, ये एमसीक्यू के लिए एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी कि कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कह लो या एटम्स कह लो. ये एक एमसीक्यू है जिसके लिए आप हजरात को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. मतलब मिसाल के तौर पर देखें, अब CH4 की ज्यादा होगी, C2H6 की ज्यादा होगी, C3H8 की ज्यादा होगी, या फिर C4H10 की ज्यादा होगी. ठीक है, देखो ये ऐसे होनी है. क्यों? तो जो कि एक कार्बन है, इससे एक CO2 बनेगा, 4 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब है इससे कितने वाटर बनेंगे, 2 H2. तो अब यहाँ पे आना, एक कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ ऐड करके एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन कितनी 4, तो वाटर में कितनी होती है 2, तो इसीलिए 2 वाटर बनेगी. ये
2 अब ऐसे यहाँ पे देखें, इधर बनेगी 2CO2 और इधर बनेंगे 3H2O, इधर बनेगी 3CO2 और इधर बनेगी 4H2O, इधर बनेंगे 4CO2 और बनेंगे 5H2O। तो जाहिर सी बात है इधर से इधर आते हैं तो नंबर ऑफ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इस वजह से एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक हो गया। तो ये स्पॉन्टेनियसनेस इसकी ध्यान में रखनी है। ये 3-4 चीजें थी जो इसमें पूछी जाती हैं और आपने बतानी होती है। सही है। अब ये तो थी कंबस्टन। दूसरी है, दूसरा रिएक्शन है कंबस्टन in limited supply of oxygen। कंबस्टन किस मौजूदगी में, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में। तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है यहां पे ऑक्सीजन की मिकदार क्या है, ज्यादा नहीं है, कम है, लिमिटेड है। ठीक है। तो अब देखें अल्केन्स when burned in the presence of limited supply of oxygen, then it form carbon monoxide, water एंड कार्बन ब्लैक। सही है। देखो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और कार्बन ब्लैक बनाएगा। अच्छा कैसे, जरा देखें, रिएक्शन देख लेते हैं। यहां तक बने, यहां आपके पास है मीथेन, ये ऑक्सीजन है। यहां पे आप कह सकते हो कि इस वक्त ये किसमें है जी, एक्सेस में, और यहां पे कह सकते हो इस वक्त ये किसमें है जी, लिमिटेड। सही हो गया, कम मिकदार में। अच्छा लिमिटेड में ऑक्सीजन थोड़ी है, यूज इधर भी फ्लेम ही होना है। स्पार्क लिख लो, फ्लेम लिख लो, ताकि रिएक्शन क्या हो सके, स्टार्ट हो सके। तो यहां पे बना क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और कार्बन ब्लैक। अब सुने, ये है कार्बन ब्लैक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है इसके, बड़े काम की चीज है। ठीक है। पहली बात ये यूज होता है प्रिंटिंग इंक्स, यानी कि जो प्रिंटर की इंक्स होती है उसमें यूज होता है। फिर जनाबे वाला शू पॉलिश, जूतों की पॉलिश ब्लैक कलर की होती है, उसमें यूज होता है। फिर दूसरे वाला हार्डनिंग ऑफ रबर, इससे एक्चुअली हम क्या बनाते हैं, टायर्स। ये गाड़ियों के टायर होते हैं, वो किस कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ वो ब्लैक कलर के होते हैं। तो ब्लैक कलर का मतलब है कि उसके अंदर क्या डालते हैं हम लोग, कार्बन ब्लैक डालते हैं। तो जब कार्बन ब्लैक डालते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, अपना टायर वगैरह बनते हैं। मसलन ये ऑब्टेन कैसे होती है, मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे कैंडल बर्न हो या इंटरनल कंबस्शन इंजन में हो या तवे के नीचे वो कालक सी उतरती है, वो जो ब्लैक होती है वो प्योर कार्बन ब्लैक होती है। ठीक है। रबड़ है ना, रबड़ सॉफ्ट होती है, आप उसमें क्या डालो, क्या नाम से बोलते हैं, कार्बन डालो, हल्का सा ब्लैक होगा, हल्का सा ब्लैक होके हार्ड हो जाएगा। सही है। ऐसे ही इसका एक और यूज भी है, ऐसे कहने से कह लो 1, इसे कह लो 2, इसे कह लो 3
और इसका फोर्थ यूज भी सुन लो, वो है हार्डनिंग ऑफ आयरन। हार्डनिंग ऑफ आयरन यानी कि आप लोहा, एक तो इंक्स होगी ना, एक तो शू पॉलिश होगी, एक रबड़ होगी। रबड़ को आप जितना हार्ड करोगे वो टाइल्स बन जाएगा, तभी तो घिसते नहीं है। वैसे आप रबड़ पेज पे भी घिसाओ तो घिस जाती है। ऐसे ही हार्डनिंग ऑफ आयरन, आयरन लोहा, लोहा कुछ हार्ड होता है कुछ सॉफ्ट होता है। वो हार्डनेस और सॉफ्टनेस डिपेंड इस पे करती है जितनी कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन ब्लैक ऐड करेंगे। क्लियर है बात? स्टॉप। हाँ जी देखिए, हमने लास्ट टाइम अभी खत्म किया है कंबस्शन। तो कंबस्शन के बाद हम लोग अब स्टार्ट करने लगे हैं हमारे पास है जी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में देखें, the oxidation reaction in which alkanes are burned in the presence of a कैटलिस्ट। कौन सा? हाँ भाई, कैटलिस्ट कौन सा? कॉपर। कैटलिस्ट कौन सा? कॉपर। एट अबाउट टेम्परेचर ऑफ, हमें टेम्परेचर कितना? 400 degree Celsius and high pressure कितना जी? 200 रेडियन। 200 रेडियन। तो यहां पे देखो कैटलिस्ट कौन सा यूज किया है? कॉपर। टेम्परेचर कितना है? 400 और ये 200 to form alcohols, aldehydes and then carboxylic acids is called कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। मतलब सुने, आपके पास होती है अल्केन, ये देख अल्केन। अल्केन की ऑक्सीडेशन होगी, पहले नंबर पे क्या बनेगा? अल्कोहल। अल्कोहल की फिर से ऑक्सीडेशन होगी, क्या बनेगा? एल्डिहाइड। दूसरा नंबर एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होके फिर क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर ऑक्सीडेशन होती है तो डिनेचर होकर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना देता है। ठीक है, वो जब बन जाता है तो फिर हमारा उसका होना ना होना बराबर होता है। तो जरा सुने, तो ये है मीथेन। मीथेन से एक कार्बन वाला मिथानॉल, मिथानॉल से एक कार्बन वाला फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड से एक कार्बन वाला जो एसिड है फॉर्मिक एसिड, और हजरत जी फॉर्मिक एसिड से किसमें कन्वर्ट होगा? फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सही हो गया?
तो इसलिए ये स्कीम याद कर लिया। आपके पास स्टार्ट में क्या है, ये मीथेन। मीथेन से क्या बना, मीथानॉल। मीथानॉल से क्या बना, मीथानल। मीथानॉल से क्या बना, मिथानोइक एसिड, और इससे फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब आपको इसके दूसरे नाम भी आते हैं। मिथानॉल का दूसरा नाम क्या है, मिथाइल अल्कोहल। मिथानल का फॉर्मल्डिहाइड। मिथानोइक एसिड का फॉर्मिक एसिड। ये सारे इसी के नाम, सारे इसी के नाम। अच्छा, कंडीशन क्या है, कॉपर ले लें इन द प्रेजेंस ऑफ 200 ATM और 400 डिग्री सेल्सियस। 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 जितनी बार ज्यादा लिखेंगे याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये इसे क्या प्रोड्यूस करके देता है, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। तो क्या चक्कर है, जरा सुने, सुने भी सुने। यहां पे ऑक्सीजन इसके अंदर जाके ऐड हो गया। जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो ये ऑक्सीजन ऐड हो गया, CH4 था ना, CH3 के दरमियान एक ऑक्सीजन आ गया, तो ये क्या बन गया, अल्कोहल। यानी कि OH वाला क्या होता है, अल्कोहल होता है, ठीक है। ये बन गया मिथानॉल, सही हो गया। इसके बाद देखिए, ये ऑक्सीजन है ना, इसने एक यहां से एक यहां से हाइड्रोजन लिया, यहां से हाइड्रोजन ली, यहां से हाइड्रोजन ली, तो यहां पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये देखो C और O के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया। साथ में क्या निकल गया, वाटर, OH और H, इधर एक H, इधर से एक H, तो यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। ये देखो यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। एक H इधर से निकल चुका है, दो रह गए, ये दो है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या साथ में बन गया, वाटर। अब अगली बात सुने, ये ऑक्सीजन ये यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। जब यहाँ पे आके ऐड होता है तो ये देखें, ये COOH वाला ये क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक कार्बन वाले का नाम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड या मिथानोइक एसिड, सही है। इसके बाद देखें हमारे पास है जी ये, अब ये मजीद ऑक्सीडाइज नहीं होता, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडाइज नहीं होते। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ये डीनेचर होकर क्या बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं और वाटर बना देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बना दे और वाटर, यानी कि आपके पास अगर कोई भी अल्केन है आप उसका कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस सुने, इसकी इंपॉर्टेंस सुने। तो this reaction is used to convert alkanes into carboxylic acids. So we can prepare fatty acids by oxidizing higher hydrocarbons from petroleum to form ghee and oils. घी एंड ऑयल्स, यानी कि आपको पता है घी या ऑयल, ठीक है, इसमें 3 फैटी एसिड्स होते हैं और एक क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। तो फैटी एसिड्स हम बना सकते हैं, फैटी एसिड्स यानी कि हायर
कार्बन वाले एसिड्स, हायर कार्बन वाले एसिड्स, सही है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फैटी एसिड। और ये किसको बनाने के लिए यूज होते हैं, ये घी को बनाने के लिए और ऑयल्स को बनाने के लिए यूज होते हैं। सही हो गया। अच्छा, तो इसीलिए हम लोग इस रिएक्शन को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। और रिएक्शन नंबर नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, अब एक बड़ी मजे की बात, एक हैलोजिनेशन है, वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वो भी एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है अल्केन के पोर्शन में से। यहां तक नाइट्रेशन देखें, द सब्स्टिट्यूशन या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप on alkane in the presence of concentrated HNO3 at about 400 to 500 degrees Celsius temperature is called नाइट्रेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन। देखो, सब्स्टिट्यूशन होनी है, एडिशन नहीं होनी, या इंट्रोडक्शन होती है, कहते हैं लगाना, ठीक है। लगाना क्या है, NO2 किसके ऊपर, अल्केन के ऊपर। कौन सी मौजूदगी है, नाइट्रिक एसिड की मौजूदगी में। टेम्परेचर कितना है, 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस। तो हम यूं कहते हैं कि ड्यू टू लीस्ट reactive alkanes we require drastic conditions for reaction। हमें रिएक्शन के लिए कौन सी कंडीशंस चाहिए, ड्रास्टिक, वेरी हार्ड वाली, वेरी पप्पू वाली, ठीक है, सख्त वाली। तो इसका मतलब है ड्रास्टिक यानी कि हार्श यानी कि हार्ड। कैसे, क्या मतलब है, कैसे ड्रास्टिक बनानी है हमने, तो वो आपको पता है कि लाइक ये अल्केन है CH4 और ये है जी नाइट्रिक एसिड। अब पहली बात, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, कंसंट्रेटेड। यहां से H जाएगा, यहां से क्या जाएगा, OH, क्या बन जाएगा, वाटर। ये NO2 इसके ऊपर लग जाएगा, तो यहां पे ये बना क्या, CH3NO2 और साथ में क्या बन गया, H2, साथ में क्या बन गया, H2। अच्छा, इसका नाम क्या है, अभी बोलो भाई, नाइट्रो मीथेन। इसका नाम क्या है, नाइट्रो मीथेन। अब ये जो नाइट्रो मीथेन है, इसको बड़ा इंपॉर्टेंटली यूज किया जाता है। पहली बात, used as solvent, used as fuel, used in organic synthesis। ये कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं ना, उसको बनाते हुए रास्ते में इसकी जरूरत पड़ती है कि पहले नाइट्रोमीथेन बना लें, फिर आगे जनाब उसकी अल्काइलेशन या जो भी चक्कर है उसे कन्वर्ट कर लें। तो ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि इसके हमारे पास 3 यूजेस हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, ठीक है। तो ये MCQ के तौर पे भी आता है, ठीक है जी, कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन का क्या यूज है, तो नाइट्रोमीथेन
मीथेन का यूज हमें समझ आ गया। कितने यूजेस है जी? 3 यूज है। एज अ सॉल्वेंट, फ्यूल और ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर हम इसे क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो हमारे 3 रिएक्शंस कंप्लीट हो गए। नंबर 1 कंबस्शन, लिमिटेड सप्लाई में, एक्सेस में। क्लियर है बात? तो यहां पे क्या थी? लिमिटेड सप्लाई में कंबस्शन थी। देखो ये बैलेंसिंग, ये 3 इधर आएंगे, 4 इधर आएंगे, तब जाके ये बैलेंस होगा। 2 इधर आएगा, 6 इधर आएगा और ये कार्बन ब्लैक बनेगा। ठीक हो गया? ये था लिमिटेड सप्लाई में और ये थी सिंपल कंबस्शन। ठीक है? उसके बाद हमने क्या किया? ये कंबस्टर में तो देखे ना कि सीधा ऑक्सीजन मिलती है और ये इतनी एनर्जी मिलती है, और इसमें एनर्जी कब खारिज होगी? क्योंकि कार्बन अनबर्न्ड फॉर्म में रह जाता है, अनबर्न्ड फॉर्म में रह जाता है। अब यहां पे देखें, उसके बाद हम लोग कहां पे आए? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में आए। सही है? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताई, अल्केन किसमें कन्वर्ट होती है? अल्कोहल में, अल्कोहल अल्डिहाइड में, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये कन्वर्जेंस के लिए बेस्ट रिएक्शन है, कन्वर्जेंस के लिए बेस्ट रिएक्शन है कि आपके पास मीथेन थी, एक कार्बन वाली अल्कोहल का नाम मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हुई तो क्या बना? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हुई तो क्या बना? फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड ऑक्सीडाइज नहीं होता, डीनेचर होता है, यानी कि इससे आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आउट हो जाता है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है। ये रिएक्शन हम कहते हैं कि हमारे पास जैसे ऑयल्स वगैरह हैं, ग्रीसेस वगैरह हैं, उसे हम किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? ऑक्सीडेशन करके फैटी एसिड में, और फैटी एसिड से हम लोग क्या बना देते हैं? घी और ऑयल। और आखिरी रिएक्शन जो मैंने आज का लेक्चर में बताया नाइट्रेशन है। नाइट्रेशन इज इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। ये मीथेन का H उतार के उसकी जगह पे क्या लगाया हुआ है? नाइट्रो ग्रुप लगाया हुआ है। इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो इन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ मीथेन। ठीक है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और यहां पे हमारे पास टेंपरेचर कितना यूज हुआ था? 400 to 500 था ना, तो हम लिख देते हैं 450। हम क्या लिख देते हैं? 450 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? और 450 काफी हाई टेम्परेचर है और ये भी कंसंट्रेटेड लेना है, इसलिए हमने कहा था ये कौन सी कंडीशन है? ड्रास्टिक कंडीशन है। क्लियर हो गया? तो इस पे जाके ये बनती है अल्केन, नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन के यूजेस मैंने आपको क्लियर कर दिया, एमसीक्यू क्लियर कर दिया। तो कल हम इंशाल्लाह हैलोजिनेशन पढ़ेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो रिएक्शंस ऑफ अल्केन पे था। तो हमने 4 रिएक्शन पढ़ लिए थे। पहला रिएक्शन ऑफ अल्केन लाइक विद एयर, उसे हम कहते हैं कंबस्शन रिएक्शन। ठीक है? उसके बाद हमने दूसरा रिएक्शन किया था लिमिटेड सप्लाई में। तीसरा रिएक्शन हमने किया था नाइट्रेशन वाला, और एक और किया था कैटालिटिक ऑक्सीडेशन वाला। आज हम लोग नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं वो है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हैलोजिनेशन। सही है? हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन में हैलोजन्स की एडिशन कैसे होती है वगैरह वगैरह, जो भी सब्स्टिट्यूशन वगैरह हमने पढ़नी है, देखे जरा। हैलोजिनेशन की डेफिनेशन पहले लिखते हैं। The successive replacement of hydrogen atom of alkanes by halogen atom when alkane react with halogens in the presence of light to form alkyl halide is called halogen.
सही है। हैलोजिनेशन देखिए, मैं आपको जो बातें समझाऊंगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो तवज्जो रखिएगा। पहली बात, सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब है पहले एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। एक ही टाइम पे सारे रिप्लेस होने वाले नहीं है। अच्छा, क्या हो रही है? रिप्लेसमेंट। इसका मतलब कि कौन सा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कहते हैं एक चीज को उतार के दूसरी चीज को लगाना। और कैसे लगाना है? 1 बाय 1 लगाना है। किसको रिप्लेस करना है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। किसके साथ? हैलोजन के साथ। दैट इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। लाइक हमने हाइड्रोजिनेशन पढ़ा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लाइक हमने हैलोजिनेशन पढ़ा, एडिशन ऑफ हैलोजन। लेकिन यहाँ पे हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन की बात होगी तो हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय हाइड्रोजन ऑफ अल्केन। हाइड्रोजन उतरेगा, हैलोजन लगेगा, हाइड्रोजन उतरेगा, हैलोजन लगेगा। तो 4 हाइड्रोजन होते हैं ना किसी भी अल्केन में। जो मीथेन में 4 हाइड्रोजन, पहले एक उतरेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। किसकी प्रेजेंस में? लाइट की एब्सेंस में ये रिएक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है। और हमें मिलते क्या है? अल्काइल हैलाइड्स मिलते हैं। ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड वो डाई हैलाइड भी हो सकता है, वो ट्राई हैलाइड भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। दैट मे बी एनीथिंग। लो अब सुने, लाइक मैं कहता हूं ये मीथेन है, ये क्लोरीन है। तो क्लोरीन के अंदर अगर मैं यूं कहूं कि भाई लाइट की मौजूदगी है, H म्यू लाइट की मौजूदगी है। H म्यू कहते हैं फोटोन ऑफ लाइट। फोटोन ऑफ लाइट कहते हैं एनर्जी का थोड़ा सा पैकेट, यानी कि एनर्जी। इधर सनलाइट लिखते हैं, जो आपने 10th में पढ़ा, क्या पढ़ा है? सनलाइट। ठीक है। जी, तो हम हैलोजिनेशन देख रहे थे, जरा हैलोजिनेशन को देखें। हैलोजिनेशन रिएक्शन में हमने देखा, मैं डेफिनेशन रिवाइज कर रहा हूं। तो इसमें क्या कहते हैं? सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन बाय हैलोजन एटम व्हेन अल्केन रिएक्ट विद हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ किसके? लाइट। यानी कि लाइट इसकी कंडीशन है। उसके बाद बनता क्या? अल्काइल लाइट। अब मैं वो रिएक्शन देकर आपको समझाऊंगा कि किस तरह रिप्लेसमेंट होती है। यहां पे देखो, ये एक हाइड्रोजन एक हैलोजन के साथ चला गया, इसने क्या बना दिया? HCl लाइक बना दिया। ठीक है। और एक Cl उस हाइड्रोजन को निकाल कर उसकी जगह पे लग गया, CH3Cl लग गया। सही हो गया। तो अब ये तो था जनरल रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि एक हाइड्रोजन, ये तो 4 हाइड्रोजन थे, 3 रह गए, उसकी जगह पे क्या लग गया? एक Cl। तो इसे कहते हैं हमने हैलोजन लगा दी इसकी जगह पे, हाइड्रोजन की जगह पे। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब सुने, एक आपके पास है फ्लोरीन, एक आपके पास है क्लोरीन एंड ब्रोमीन, और एक आपके पास है आयोडीन। अब इनके बारे में ये पूछना है कि कौन किस स्पीड से रिएक्शन देता है, किस तरह देता है। जरा देखें, फ्लोरीन सबसे पहले वायलेंट या विग्रस रिएक्शन देता है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा फ्लोरीन। और क्लोरीन मॉडरेट रिएक्शन देता है, कोई इतने इश्यू वाली बात नहीं है। और आयोडीन रिवर्सिबल रिएक्शन देते हैं। सही हो गया।
अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने बता दी कि पहले में याद रखा हमने वायलेंट रिएक्शन, दूसरे में याद रखा मॉडरेट और ये रिवर्सिबल। तो इनमें से सूटेबल कौन सा फिर? मॉडरेट वाला ना, बजाय इसके कि वायलेंट यानी कि ने वाह हो। इससे क्या होगा? देखो वायलेंट बहुत ज्यादा क्या होगा? पहली बात ये होगा हाईली एक्सो, बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, इससे जो प्रोडक्ट बनेगी वो बर्न हो जाएगी। दूसरी बात फॉर्म थ्री थिंग्स, तीन चीजें बना देता है ये, कार्बन, फ्लोरीनेटेड कार्बन और हाइड्रो फ्लोरिक एसिड। ये तीन चीजें हमें देता है। जब ये वायलेंटली बर्न करता है ना, एक तो प्योर कार्बन ब्लैक निकालेगा। क्या निकालेगा? कार्बन ब्लैक। फिर फ्लोरीनेटेड कार्बन यानी कि कार्बन के साथ फ्लोरीन लगे हुए, किस रेशियो के साथ लगे हुए वो हमें नहीं पता, क्योंकि विग्रस रिएक्शन होता है, किसी के साथ कुछ होगा किसी के साथ कुछ। और फिर HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड क्या होता है? HF। ये इसके वायलेंट रिएक्शन का नतीजा होता है। अल्काइल हैलाइड्स हमें प्रॉपर नहीं मिलते, बजाय इसके कि वो कार्बन सड़ के जो है ना वो कार्बन ब्लैक बना के अलग हो जाता है, बाकी सारे हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन के साथ निकल के दौड़ जाते हैं, उसे कहते हैं फ्लोरीनेट अपना हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बना दिया। तो इसलिए वो हमें वारा नहीं खाता। ठीक है, तो इसमें देखें ये दोनों हमें अल्काइल हैलाइड्स देते हैं। ठीक है, और इसमें देखें अनस्टेबल प्रोडक्ट, इस वजह से हम कहते हैं नॉट डायरेक्टली फॉर्म। ये बड़ी मजे की बात है। क्या बात है इसमें कि ये जो आयोडीन है ये जब भी रिएक्शन देता है, एक तो क्या देता है? रिवर्सिबल, यानी कि हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या कर देगा? वो रिवर्स हो जाएगा। जब वो रिवर्स हो जाएगा तो क्या नाम उसे बोलते हैं हम लोग? प्रोडक्ट तो बनेगी नहीं, प्रोडक्ट तो बनेगी नहीं। उसकी वजह क्या है? सुन ले, अब मैं तीनों वजूहात एक्सप्लेन करने लगा हूं। पहली बात, जो आयोडीन है उसका साइज बड़ा है, अनस्टेबल प्रोडक्ट क्यों बनाता है? बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, वो रिवर्स होकर दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब उसने दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनाना तो फिर प्रोडक्ट क्यों बना रहे हो मुझसे? क्लियर हो बात? अनस्टेबल प्रोडक्ट है इसलिए। और अगली बात है ये डायरेक्टली फॉर्मेशन नहीं होती। ये चैप्टर नंबर 10 में जाके अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि हम लोग इसकी इनडायरेक्टली प्रिपरेशन आयोडाइड की कैसे करते हैं। क्लियर हो गया? तो वहां पढ़ना, नहीं तो नहीं पढ़ना। तो खैर अब सुने, हैलोजिनेशन रिएक्शन का रेट वो किस तरह हम लोग डिसाइड कर सकते हैं वो देखिए जरा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सबसे वायलेंट रिएक्शन कौन देगा? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। फिर क्या देगा वो? आयोडीन। सही है, तो यहां पे ये इसका रिएक्शन है। अब सुने, अब मैं बड़ी मजे की बात करने लगा हूं। ये एमसीक्यूज है, एमडीकेट में भी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक्सटेंट ऑफ हैलोजिनेशन, कि किसी भी एलिमेंट में किस हद तक, यानी कि मीथेन एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, 2 करेगा या 3 करेगा या सारी हाइड्रोजन हाइड्रोजन से रिप्लेस करवा देगा, उसे कहते हैं एक्सटेंट। ठीक है, डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ
halogen used during reaction, तो क्या मैं ये कह सकता हूं extend direct with halogenation, ठीक है, ऐसे कह लो हैलोजन की कंसंट्रेशन कैसे, वो जरा मैं आपको यहां पर क्लियर करता हूं। जरा बात सुनिए, मैकेनिज्म से पहले 3-4 एमसीक्यू जो आपको कहीं नहीं करवाए जाएंगे वो हम करवा रहे हैं, वो मैं करवा रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, एमकेट में भी आते हैं। लाइक मीथेन है, ये कन्वर्ट होता है CH3Cl में, ये कन्वर्ट होता है CH2Cl2, ये कन्वर्ट होता है CHCl3, ये कन्वर्ट होता है CCl4। सही हो गया? कितने हाइड्रोजन थे? 4। कितने रह गए? 3। उसकी जगह क्या आ गया? 1 हाइड्रोजन। कितने रह गए? 2। कितने हाइड्रोजन आ गए? 2। कितना रह गया? 1। कितने हाइड्रोजन आ गए? 3। कितने रह गया? कोई भी नहीं। एक हाइड्रोजन निकली जा रहा है, एक हाइड्रोजन आई जा रहा है। क्या मतलब? देखो जरा, इसमें डालते हैं कलरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, कलरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, कलरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, कलरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो जो यहां से निकली क्या जाएगा? ये देखो हाइड्रोजन है, एक Cl हाइड्रोजन के साथ निकल गया, HCl। हर स्टेप में एक हाइड्रोजन क्लोरीन लेकर निकली जा रही है और एक क्लोरीन उस हाइड्रोजन की जगह पे लिए जा रही है। अब सुने, ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है चार्ली, ये है डेल्टा। तो जो मैं एमसीक्यू लिखने लगा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 सबके लिए बड़ा काम का सवाल है, ठीक है, एमकेट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुने, मीथेन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ halogen give क्वेश्चन नंबर 2 एंट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी मीथेन इन एक्सेस सप्लाई ऑफ हैलोजन की जगह बेशक क्लोरीन लिख लें, क्लोरीन गैस गिव्स। मेरा पुत्र, मैंने कहा है कि जितनी कंसंट्रेशन ऑफ हैलोजन ज्यादा होगी उतना एक्सटेंट ऑफ हैलोजन क्या होगा? हैलोजिनेशन उतना ज्यादा। मसलन लिमिटेड का मतलब क्या होता है? क्यों भाई? लिमिटेड का मतलब क्या होता है? थोड़ा। अगर थोड़ी हैलोजिनेशन करेंगे तो जाहिर बात है एक बार हैलोजिनेशन होगी, पहला रिएक्शन होकर स्टॉप हो जाएगा, पहला रिएक्शन होकर स्टॉप हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हजूरे वाला जो बनता है वो सबने जेन में रख रहा है, वो क्या बनता है? अल्फा। क्या बनता है? अल्फा। सही है। और अगर एक्सेस में हो तो फिर ये यहां पे नहीं रुकेगी, एक करवाएगी, फिर दूसरा करवाएगी, फिर तीसरा करवाएगी, फिर चौथा। तो आंसर याद रखें, इसका क्या आएगा? डेल्टा। और सही हो गया। इसे कहते हैं एक्सटेंट। अब मेरे ख्याल में एक्सटेंट सबको समझ आ गया होगा। ये किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पर। कंसंट्रेशन की क्या है? डायरेक्ट है। क्लियर होगा किस हद तक हैलोजिनेशन होनी। और एक बात लिखकर मैं मैकेनिज्म पे जाऊंगा, इफेक्ट ऑफ लाइट। अगर लाइट का इफेक्ट देखना हो तो लाइट आपको पता है 3 किस्म की हम यूज करते हैं। नंबर 1 एक होती है हजरत सनलाइट, एक होती है डिफ्यूज लाइट, एक होती है नेरा नो लाइट।
सही है। नो लाइट क्या मतलब, इसका क्या मतलब है, तो सुने जरा, इसको भी जरा फोकस करें। जब होगी सनलाइट, तो सनलाइट कहते हैं डायरेक्ट रोशनी पड़ रही है, यानी कि सूरज के अंदर वो रिएक्शन करवा रहे हैं। तो जब सूरज के अंदर वो रिएक्शन करवा रहे हैं, आपको पता है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, एनर्जी बहुत ज्यादा मिलेगी तो फास्ट रिएक्शन देगा, तो इसलिए यहां पे होगा फास्ट रिएक्शन होगा। सही हो गया। और अगर एनर्जी मिले नॉर्मल, जैसे डिफ्यूज लाइट कहते हैं, जैसे खिड़की खोली हुई है, ठीक है, कमरे के अंदर उसमें उधर से रोशनी आ रही है, ऐसे जैसे खिड़कियां होती है ना साइड में, और कमरे में रोशनी आ रही है, वो लाइट, वो वाली लाइट का भी डिफ्यूज्ड लाइट, उसमें देता है ये मॉडरेट रिएक्शन, और हम अक्सर डिफ्यूज लाइट में करवा रहे होते हैं। और नो लाइट का मतलब नो रिएक्शन, नो लाइट का मतलब नो रिएक्शन। तो अगर मैं एक और क्वेश्चन फेंकूं यहां पे ऑफ एंटी टेस्ट, तो बच्चों हेलोजिनेशन ऑफ अल्केनिस डैश ऑर्डर्ड रिएक्शन अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। अल्फा में लिख लो 0 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। कौन से ऑर्डर है? देखो भाई, ये डिपेंड किस पे कर रहा है? लाइट पे। यहां पे लाइट नहीं है तो रिएक्शन भी नहीं है, लाइट थोड़ी सी है, रिएक्शन भी थोड़ा सा है। लाइट फुल टाइम चिलो में पड़ी है, रिएक्शन भी फास्ट है। तो वो रिएक्शन जो कंसंट्रेशन के अलावा दूसरे फैक्टर पे डिपेंड करे, वो कौन से होते हैं? जीरो। क्यों? ये इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होते हैं, यानी कि आप हेलोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाते कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, अपना अल्केन की कंसंट्रेशन बढ़ाते कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। सही है। लाइट तेज करेंगे रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। रेट और चीज है, मेरी बात सुन रहे हो ना गौर से, एक्सटेंट और चीज है, रेट और चीज है। इसमें स्पीड नहीं तय, इसमें क्या तय है कि कहां जाके हेलोजिनेशन स्टॉप होनी है, यानी कि हेलोजन आपने एक्सेस में ले ली तो हमेशा प्रोडक्ट ये बनेगी, हमेशा प्रोडक्ट ये बनेगी। हाँ, आपने अगर डिफ्यूज लाइट में किया ये प्रोडक्ट बनेगी, लेकिन नॉर्मल टाइम में। अगर आपने सनलाइट में किया वो बन गई, अंधेरे में किया रिएक्शन नहीं होगा। एक्सटेंट और चीज, रेट और चीज। एक्सटेंट डिपेंड करता है रेट पे, अपना कंसंट्रेशन पे, लेकिन रेट किस पे डिपेंड करता है? लाइट पे। तो रेट कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट, इस वजह से जीरो ऑर्डर है। लो अभी ये तो हमने खपना था, खप लिया। अब है हजरत जी मैकेनिज्म। इतना डिटेल से ये टॉपिक आपको कोई भी नहीं करवाएगा, इसलिए बड़ा फोकस्ड रहना है, सारी चीजें पिक करनी है आपने, वरना ये बात खराब हो सकती है। तो जरा सुने, मैकेनिज्म में देखें, पहली बात, इट फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये क्या फॉलो करता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म which involve three steps, जिसके अंदर 3 स्टेप्स हैं। वो 3 कौन कौन से? फर्स्ट वन मैं करवाता हूं, वो इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब शुरुआती, यानी कि जहां से हमने क्या लेना है? स्टार्ट लेना है। क्या लेना है जी? स्टार्ट। स्टार्ट कैसे होता है? सुने, हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट homolytically cleave to give
हैलाइड फ्री रेडिकल। सही है, क्या मतलब भाई? तो बच्चों अब हैलोजन कौन सी ले लो, बेशक क्लोरीन ले लो, बेशक ब्रोमीन ले लो, फ्लोरीन नहीं लेनी, आयोडीन भी नहीं लेनी। जैसे कि मैं क्लोरीन ले लूं, तो बच्चों एक बात याद रख लें, यहां पे जो काम की बात है वो आपको हम बता रहे क्या, चार चीजें देखिए जरा कौन कौन सी, वो जरा ध्यान करेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जरा फोकस कर लीजिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप, 4 स्टेप बताऊंगा, जिंदगी भर सुकून आ जाएगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपको कभी नहीं भूलेगा। जब भी कोई एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जब उसे लाइट देते हैं तो ये टूटकर होमोलिटिकली भी समझाता हूं। होमोलिटिकली क्या होता है जरा देखें, यहां पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इस टाइम, बोलो भाई कितने, 2, ये दरमियान से टूटे। जैसे कि 2 भरा को कितना मिलता है, 5 मरले में 2.5 मरले, आधा। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाए, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाए। आपको पता है एक का मतलब होता है वो ऑड ही होगा, अकेला ही होगा। अगर 2 होते तो पेयरिंग हो जाती, या वो कैटायन या एनायन की शक्ल इख्तियार कर लेता। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ऑड होता है, यानी कि 6 के बाद एक आया तो 7वां हो गया ना। तो ऑड का मतलब ये हुआ कि हजरत जी वो रेडिकल बन गया। जैसे देखो अब ये टूटा है, कितने रेडिकल बना दिए, ये 2 फ्री रेडिकल बन गए। सही हो गया। अब यहां में भी देखो, एक न्यूट्रल टूटा, कितने रेडिकल बनाए, 2। और अगर 2 रेडिकल आपस में ऐसे कर लें, अगर एक न्यूट्रल है उसके साथ रेडिकल आ गया तो इसने बोला क्या करना है, न्यूट्रल को रेडिकल बना देना है और खुद क्या बन जाना है, न्यूट्रल। मतलब फिर से सुने, अगर रेडिकल और न्यूट्रल है, ये रेडिकल था, ये जो रेडिकल होगा ना थोड़ी देर बाद देखेंगे ये न्यूट्रल हुआ पड़ा होगा। ये जो न्यूट्रल है ये इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, वो रेडिकल में। बड़े मजे की बात है। फिर अगर 2 रेडिकल आ गए तो दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड, यानी कि न्यूट्रल बना लेंगे। तो हमारे पास इस वाले स्टेप को हम लोग इनिशिएशन में लेंगे, इस वाले को प्रोपागेशन में लेंगे और इस वाले को टर्मिनेशन में लेंगे। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं इन तीनों स्टेप्स को। ये 3 है हिंट जो ऑक्सफोर्ड एकेडमी ऑफ साइंस की तरफ से आपको दिए जा रहे हैं, तो एंड कॉलेज ऑफ साइंस को दिए जा रहे हैं। तो इसलिए अब ये वाले स्टेप्स आपने फोकस मारने, इसको मैंने अब कैसे प्रेजेंट करना है। तो बच्चों इनिशिएशन आसान था, अब आने लगा है पप्पू मोड में कौन, दूसरा स्टेप परोपा, जिसको ये आ गया ना, एक स्टेप उसको सारा कुछ ही आ गया। पहले तो ये दिमाग में रख लिया हमने। अब प्रोपागेशन हमने देखना है। रस सुनो, इसमें होता क्या, क्लोराइड फ्री रेडिकल react with alkane molecule to give alkyl radical and HCl. After which alkyl radical by reacting with halogen regenerate chloride free radical and
goes on up to substitution of all हाइड्रोजन बाय हैलोजन। ये रिएक्शन तब तक होता रहेगा जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन हैलोजन के साथ क्या ना हो जाए, रिप्लेस हो जाए। मतलब मैं कहानी पूरी सुना देता हूं आपको, दोबारा से सुने। ये देखो, पहले कौन आया? क्लोराइड फ्री रेडिकल। इसने किसके साथ पंगा लिया? अल्केन के साथ। इसने अल्केन से क्या बना दिया? अल्काइल रेडिकल, और खुद किसमें कन्वर्ट हो गया? न्यूट्रल में। मैंने कहा था ना, रेडिकल आएगा, साथ वाले को रेडिकल बना के खुद चिल मोल में सोएगा। ये अल्काइल रेडिकल आ गया, अब ये नहीं चिल मोल में सोएगा, ये अगले को चिल कराएगा। ये अल्काइल रेडिकल हैलोजन के साथ रिएक्ट करके दोबारा से क्लोराइड फ्री रेडिकल बना देता है। फिर ये क्लोराइड फ्री रेडिकल फिर वो करेगा, फिर वो, इसका मतलब स्टेप्स चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। कब तक चलेंगे? जब तक सारे हाइड्रोजन से छुट्टी नहीं मिल जाती, सारे हाइड्रोजन से छुट्टी नहीं मिल जाती। मिसाल के तौर पे तवज्जो, बड़ा मजेदार स्टेप है। ये आई है अल्केन हजरत, ये आई है हैलोजन। आंखें, दिमाग, कान, नाक खोल के जरा सुनिए। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जाहिर बात है 2 होते हैं। अब ये क्या करेगा? ये कहेगा कि एक हाइड्रोजन मुझे दे दो, ये लो, ये HCl बन गया। ये जो एक इलेक्ट्रॉन रह गया, ये किसके पास चला जाएगा? कार्बन के पास। किसके पास चला जाएगा? कार्बन के पास। कि अब मैं तो कार्बन के पास ही रहूंगा ना। तो अब सुनो, यहां पे सिचुएशन ये होगी, इधर रेडिकल आ गया, ये देखो तो, ये शैतान क्या था? रेडिकल स्पून में आ गया, ये स्पून में था, ये रेडिकल बन गया। क्लियर? हाँ, ये बातें बड़ी मजे की हैं। और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, आजकल तो आपको पता लाइट के बिना तो कुछ भी नहीं है। अगली बात सुने, अब ये रेडिकल है ना, ये शैतानी से बात नहीं आएगा। कैसे? ऐसे, ये देखो, ये रेडिकल, ये एक और हैलोजन जो स्पून से पड़ी थी, उसे कहते हैं ना जी ना, स्पून खत्म जिंदगी का, हम आ गए। ये देखो, ये इधर है, ये इधर है, ये हैलोजन इसके साथ लग गई। ये बेचारी क्लोरीन को कहेगा चल निकल। क्यों? ये रेडिकल था, उसमें न्यूट्रल को क्या बनाना है? रेडिकल बनाना है। तो जरा सुने, ये आ गया इधर, इधर लग गई क्लोरीन, और साथ में ये रेडिकल बन गया। साथ में क्या बन गया? रेडिकल बन गया। ये रेडिकल है, अब ये नहीं टिकेगा, अब इसने नहीं हटना, इसने नहीं हटना, फिर दोबारा काम करेगा। देखो कैसे, तवज्जो तवज्जो। ये था, अभी अभी बना, अब इसको एज इट इज ले आना है, इसको एज इट इज ले आना है। ये देखो, ये रिएक्शन आपने असल में 10th में किया हुआ है। अब एक हैलोजन तो हाइड्रोजन की जगह लग चुकी, ठीक हो गया। 8 स्टेप करने, 2 हो गए, इस तरह 8 टाइम्स करना ही, हैलोजन लग चुकी। अब ये क्लोराइड दोबारा आ गया, सही है। अब ये क्या करेगा? ये अब क्लोरीन को तो क्लोरीन कुछ नहीं ना कहेगी, क्यों? क्लोरीन को क्लोरीन से रिप्लेस करके क्या करना है? मैंगो करना है, कुछ भी नहीं करना। तो इसलिए ये अगले हाइड्रोजन पे हमला करेगी। ये कहेगी चल इधर आ मेरे पास, इधर आ, HCl मिल गया, ठीक है। ये कार्बन बेचारा, वही फिर जो बच गया इलेक्ट्रॉन, कार्बन ने उठा के अल्काइल ही बनना है ना, सही है। तो यहाँ पे हजरत ये बन गया HCl और H, ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, और साथ में देखो ना HCl स्पून में आ गया। फिर इसको, ये जो रेडिकल है, इसको अब चैन नहीं आना। अब इसने किसी का जीना हराम करना ही करना है। देखो ये कैसे जीना हराम करेगा। यहाँ पे H है, ये रेडिकल था, ये दूसरी हैलोजन को कहेगा चल भी इधर आ, क्योंकि हैलोजन उधर एक्सेस में मौजूद है। तो यहाँ पे देखो, ये आएगा इधर, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये आएगा इधर, Cl इसके साथ मिल गया, और यहाँ पे ये Cl निकल गया, सही है। यहाँ पे देखें हजरत क्या बना, HCl, H और Cl, और साथ में क्या निकल गया? Cl रेडिकल। अब ये रेडिकल फिर से रीजनरेट हो गया, रेडिकल फिर से रीजनरेट हो गया, और ये मॉलिक्यूल बन गया। देखो मैं जरा आपको थोड़ा वाज़ेह करना चाहता हूँ, थोड़ी तवज्जो रखिएगा। इधर लाइट रहनी है, H म्यू,
मेरी बातें थोड़ी ध्यान से। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन थी, ये किसमें कन्वर्ट होगी? हैलोजन में। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन थी, ये किसमें कन्वर्ट होगी? हैलोजन में। तो इसे कहते हैं सक्सेसिव रिप्लेसमेंट। पहले वन गया फिर दूसरा गया। इसके नाम लिख लेते हैं ताकि हमें मसला खत्म हो जाए। ये एक कलरिंग वाला है ना, तो मैंने लिखवाया वो नॉमेनक्लेचर मैंने आपको करवाई है। तो इसका नाम वैसे क्या है? क्लोरो मीथेन। यहाँ पे दो क्लोरीन है जिसे कहते हैं डाई क्लोरो मीथेन। ठीक है जी। अब दो स्टेप्स हमें करने, वो दो स्टेप्स कौन कौन से हैं? हाँ जी, देखिए यहाँ पे हमारे पास अब ये बन चुका था एक हैलोजन। अब इसी रिएक्टेंट को मैं दोबारा लेके आऊंगा। HC, एक Cl लग चुका, दूसरा Cl लग चुका, एक H रह गया। ये क्लोराइड रेडिकल फिर से आएगा। ये क्या कहेगा कि भाई अब ये एरो जो मैं लगा रहा हूं, ये आप लगा भी सकते हैं, आप नहीं भी लगा सकते हैं, आपको मुश्किल लगता है आप रहने दें। ठीक है जी। अब ये हाइड्रोजन इससे मुतासर हुआ तो ये Cl है, ये Cl अब यहाँ पे रेडिकल बन गया, साथ में ये HCl निकल चुका है। अब यही आएगा दोबारा से, ये Cl है, ये Cl है, यहाँ पे रेडिकल था। ये दो क्लोराइड जो मजे से जी रहे थे, इनका जीना हराम करने की कोशिश करने से बाद में आएगा। यहाँ पे देखो अब ये HCl यहाँ पे जो रेडिकल था ये इधर क्लोरीन को ले आया अपने साथ, और ये क्लोराइड फिर से निकल गया। ये फिर से काम करेगा Cl। मैच को खुद इधर लिखा है ताकि जरा मुझे बनाने में आसानी हो, वरना कोई लॉजिक नहीं है। सही है। अब यहाँ पे देखो ये इधर आया, यहाँ से ये इधर आया, ये बॉन्ड बन गया। ये फिर बेचारा कार्बन में एक स्टेप बार बार खुद लिख रहा हूँ इस वजह से ताकि आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाए देखते देखते कि याद हो जाए। कलरिंग हर स्टेप सेम है, सिर्फ एक स्टेप शुरू करना है, बाकी सारे स्टेप सेम। HCl फिर जाएगा और आखिरी स्टेप ये रेडिकल है ना, ये कलरिंग, एक में क्लोराइड रेडिकल, एक में मॉलिक्यूल, एक में रेडिकल, एक में मॉलिक्यूल, ऐसे आना है। यहां पे फिर से वही बात, ये इधर और ये कलरिंग बाहर। फाइनल बन गया ये Cl और हजरत जी क्या बन गया? Cl रेडिकल बन गया। अब इसका नाम लिख ले, 1 2 3 है, ट्राई क्लोरो मीथेन या क्लोरोफॉर्म अगर आपको याद हो तो इसे कहते हैं टेट्रा क्लोरो मीथेन या कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और सब में लाइट तो फिर लाजमी। ठीक है। तो एक बात याद रखें, hence we get mixture of all kind of alkyl halides। हमें ये वाला चार किस्म के अल्काइल हाइड मिले तो ये मिक्सचर ऑफ अल्काइल हाइड देता है। प्योर एक अल्काइल हाइड ये कभी भी नहीं बनाएगा। और आखिरी स्टेप लिख के मैं आपसे रुखसत लेना चाहूंगा, टर्मिनेशन। सुने, एन अल्काइल रेडिकल combine with halide free radical, कोई भी neutral alkyl halide to stop the reaction। रिएक्शन क्या हो जाता है तब? स्टॉप हो जाता है। मतलब जरा सुने, आखिरी रिएक्शन है, कोई इनमें से अल्काइल हाइड ले लेना, कोई एनीवन मिसाल के तौर पे मे बी ये पहला जो अपना हजरत जो है ना वो ये रेडिकल उसने बनाया है, और क्लोराइड रेडिकल जो है ना, जब दोनों रेडिकल है, रेडिकल जब रेडिकल, अब ये क्या करेगा, ये रेडिकल इधर है, ये रेडिकल इधर है, ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब ये इसने फर्दर रिएक्शन नहीं देना, ये भी याद रखें।
इसमें फर्दर रिएक्शन नहीं देना। अगर क्लोराइड फ्री रेडिकल को सिस्टम में मौजूद हुआ फिर फर्दर रिएक्शन देगा, वरना ये फर्दर रिएक्शन देने वाला नहीं है। ठीक है, अच्छा कैसे? अब ये बन गया न्यूट्रल, अब यहां पे हो गया स्टॉप, कोई रेडिकल इसने बचाया नहीं, तो कहीं ये 1 Cl पे राजी होगा, कहीं ये 2 Cl पे राजी हो जाएगा, यहां पे आके वो स्टॉप कर देगा, कहीं वो 3 Cl पे आके यहां पे आके वो रेडिकल लग जाएगा, कहीं यहां पे आके रेडिकल लगेगा, तो कहीं ना कहीं इसने स्टॉप होना है। अगर वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ ऐसे रिएक्ट करता रहा तो ये हैलोजिनेशन ताक़यामत होती रहनी, जब तक हैलोजन नहीं खत्म होगी, अल्काइल अपना अल्केन नहीं खत्म होगी और लाइट नहीं खत्म होगी। सही है, रोकना तब भी है जब रेडिकल को रोकने के लिए ऊपर से भी क्या डाल दें, रेडिकल डाल दें। सही हो गया। अब इसमें आखिरी बात, नोट दिस रिएक्शन इज नॉट गुड फॉर synthetic purpose due to mixture of products। यहां पे आपको हमेशा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है, तो जहां प्रोडक्ट ही एक ना हो, जब आप कहें कि भाई आपने अल्केन को अल्काइल में खत्म कन्वर्ट करना है, अब अल्काइल बनाता है वो डाई हैलाइड बन जाता है, कभी ट्राई हैलाइड बन जाता है, कभी टेट्रा हैलाइड बन जाता है, कभी मोनो हैलाइड बनता है, तो आपको उसकी कंफर्मेशन नहीं है। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये हम लोग इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं कह सकते कि ये वाला हमें करना चाहिए अल्काइल की प्रिपरेशन का। और भी है रिएक्शन, तो यहाँ पे हमने पहले ये फैक्टर्स पढ़े, कुछ एमसीक्यूज पढ़े, देन मैंने इनिशिएशन समझाया, इनिशिएशन के बाद मैंने आपको प्रोपागेशन, इनिशिएशन के बाद प्रोपागेशन, प्रोपागेशन के बाद यहाँ पे मैं ले आया टर्मिनेशन पे। प्रोपागेशन के 8 स्टेप है, क्योंकि 4 हैलोजन 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, एक में हैलोजन उतरता है, ये देखो एक में हाइड्रोजन उतरा, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, दूसरे में उसकी जगह पे हाइड्रोजन जाके लगना है, इसलिए 4 हाइड्रोजन पहले उतरने हैं, फिर 4 हाइड्रोजन उसकी जगह पे लगने हैं। इसे कहते हैं सक्सेसिव रिप्लेसमेंट, वन टाइम रिप्लेसमेंट नहीं है। और यहाँ पे फ्री रेडिकल बनता है, तो इसलिए इसे कहते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्लियर हो गया? तो सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड और मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड हैलोजिनेशन।